नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट जो कि जियोग्राफी के रूप में है, जिसका कि नंबर पीईटी में 5 नंबर का है। पीईटी में क्या है, 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स, आप ये मत सोचिए 5 मार्क्स कम होता है, 5 मार्क्स ना आने से क्या हो जाएगा। 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये जो जियोग्राफी है, यह पीटी में अत्यंत सिंपल है। अगर इसको आप पूरी तरह से हर एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम भूगोल आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि भूगोल का परमानेंट क्लास पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सिलेबस भूगोल का कंप्लीट होगा, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन भी ढेर सारे कराऊंगा हर टॉपिक से, जिससे कि आपको कैसे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में जो पेपर दिया रहता है यूपी ट्रिपल एससी का, उसी के पैटर्न पे पेपर बनाएंगे, क्योंकि पहला बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा छांट के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम भूगोल का सिलेबस जान लेते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से कितना मार्क्स बन सकता है, कहाँ से कितना मार्क्स बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। हम क्या करेंगे, भौतिक भूगोल के बारे में पहले जानेंगे। भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, जैसे कि नदी घाटी, उसके बाद भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी वन, यही सब जो आते हैं, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, ये सब क्या आते हैं, भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भारत की भौतिक भूगोल की ही बात करेंगे। फिर उसके बाद भारत की राजनीतिक भूगोल एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, उसके खनिज के बारे में, खनिज लवण कितना इसमें पाया जाता है, जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु कैसी है, टाइम लाइन पढ़ेंगे विश्व का और भारत दोनों का, रिलेटेड कराएंगे दोनों से। और हम क्या करेंगे, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास, जो प्रवासी होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो सेक्शन है भारत का भौतिक भूगोल, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन 5 का आ रहा है तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन से रहेगा। 2 क्वेश्चन भले ही इस सेक्शन से दे दे, हो सकता है कि 4 क्वेश्चन भी कर दे और 1 इससे कर दे, क्योंकि यह सेक्शन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सेक्शन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले भारत का भौतिक भूगोल कवर करेंगे। तो भारत के भौतिक भूगोल में इसमें पहला टॉपिक दिया है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, जो कि दोनों पढ़ना है हमको, भारत का भी नदियाँ पढ़ना है और विश्व की भी नदियाँ पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, भारत की नदियाँ पढ़ने से पहले हमको भारत की स्थिति जान लेनी चाहिए कि आखिर भारत है क्या, और उसके बाद हमको पहले भूगोल के बारे में जानना चाहिए कि आखिर भूगोल है क्या, इसका खोज कौन किया। चलते हैं आगे, तो जान लेते हैं, इससे शायद एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, भूगोल की। किसकी बात करते हैं, भूगोल। हम भूगोल का बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब जियो क्या होता है, लैंड। क्या होता है, लैंड। इसको बोलते हैं जमीन, भूमि। क्या होती है, भूमि। तो भूगोल क्या होता है,
पृथ्वी या संसार का वर्णन करना ही क्या होता है? भूगोल। पृथ्वी या संसार का वर्णन करना, जैसे हम पृथ्वी की उच्चता, प्राकृतिक चीज, वन और रिसोर्सेस जो खनिज, तेल, आयल ये सब के होते हैं, सबका रिसोर्सेस का पता करना हम क्या कहलाते हैं? उसको भूगोल कहते हैं। तो भूगोल हम जान लिए कि भूगोल क्या होता है कि पृथ्वी और विश्व का, पृथ्वी और संसार का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी और संसार का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अब इसकी खोज कौन किया है? कोई ना कोई तो इसको बताया होगा कि ऐसा ऐसा बात है। तो इसको कौन बताया है? इसको बताए हैं इरेटोस्थनीज। कौन बताए हैं? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये थे कहाँ के? ये थे यूनान के। कहाँ के थे ये? यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे। तो हम क्या जान गए कि मतलब भूगोल का खोज कौन किया है और भूगोल होता क्या है। मैंने आपको यह बता दिया कि पृथ्वी और संसार का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और यह खोजा किसने? इरेटोस्थनीज ने खोजा, जो कि यूनान के हैं। कहाँ के हैं? यूनान के। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भूगोल के जन्मदाता कौन है? फादर्स ऑफ जियोग्राफी। तो फादर्स ऑफ जियोग्राफी कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो मेरा है उसको हम बोल सकते हैं क्या कि यह उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर अक्षांश और देशांतर की बात आ गई, अक्षांश और देशांतर हम कहाँ दिखाते हैं? आप गोलार्ध जानते होंगे बाकायदे कि गोलार्ध क्या होता है। उसी गोलार्ध पे हम क्या करते हैं? अक्षांश और देशांतर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की बात आ गई तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। अक्षांश और देशांतर होता क्या है, बात कर लेते हैं। तो आप एक सुने होंगे कि ये जो आपको स्कूल में बताया जा रहा होगा, भैया ये गोलार्ध है। ये क्या है? गोलार्ध। कुछ इस आकार का होता है, ऐसे। ये क्या है? गोलार्ध है। इस गोलार्ध पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची गई है इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और इसी गोलार्ध पर जो वर्टिकल लाइन खींची गई है, जो इस तरह से लाइन खींची गई है, वर्टिकल लाइन खींची गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। अभी मैं जब आपको टाइम जोन पढ़ाऊंगा तो उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में बाकायदे बात करूंगा कि अगर एक देशांतर रेखा अगर क्रॉस कर रहा है तो उसमें कितने मिनट का अंतर होता है और कितने घंटे का अंतर होता है, ये सारी बात मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। बस हमको जानना है, कह रहा है कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो बस हमको यही जानना है कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। अगर इसके ठीक बीच में जो सबसे बड़ी रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य
रेखा। इसी भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, कर्क लाइन। क्या है, कर्क रेखा। इसी कर्क रेखा पर ही भारत क्या है, इसी कर्क रेखा पर ही भारत मेरा स्थित है। इसी कर्क रेखा पर भारत क्या है, स्थित है। अब अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर की अगर बात करें, किस देशांतर में भारत स्थित है, तो ये जो कर्क रेखा है, जो मतलब ये उत्तरी अक्षांश है हमारा, उत्तरी अक्षांश जो है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक भारत का विस्तार किया है। इसके बीच में एंगल बन रहा होगा कि इतने अंश के बीच में, क्योंकि हर जो अक्षांश खींचा गया है यह क्या है, यह एक एंगल पे है, या इसका कोई न कोई एंगल है। जो ये भूमध्य रेखा है यह क्या है, इसी को बोलते हैं जीरो लाइन एंगल, या इस पे जीरो लाइन बनता है बीच वाला। इसी के ऊपर नीचे एंगल मेरा बनता जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ऐसे बनता चला जाता है। तो भारत जो है स्थित है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना फैला है, 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट तक फैला है उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतर की हम बात कर लें तो देशांतर में भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है, यह मेरा जो बीच वाला है यह क्या है, यह जीरो टाइम लाइन है, टाइम लाइन। इसी जगह से पूरे विश्व का पता लगाया जाता है कि कहाँ पे समय कितना है, और इसके बीच में जो है वह कितने मिनट का अंतर है या कितने घंटे का अंतर है। जब मैं टाइम लाइन पढ़ाऊँगा आपको, टाइम जोन, तो वहाँ बताऊँगा, लेकिन बस हमको जानना है कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत देखिए, अगर हम इसका बात करें तो भारत स्थित है कहाँ पे, पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में देखिए यह स्थित है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच स्थित है। 68 अंश 7 मिनट से 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब जो रेखा है किसको प्रदर्शित करता है, समय रेखा को प्रदर्शित करता है, टाइम लाइन को प्रदर्शित करता है। तब तो हमको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो इस कोने का, भारत का जो इस कोने का हिस्सा है, भारत का जो इस कोने का हिस्सा है, यहाँ पे टाइम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ये कितना है 68 अंश 7 मिनट, और सबसे इधर बिंदु पर कितना है, ये है 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट। तो इसके बीच में जो रेखा है, जो ये रेखा भारत का है, इसके बीच में जो है भैया, यहाँ पे तब तो दोनों का टाइम अलग अलग है। भारत के इस कोने में टाइम अलग होगा और उस कोने में टाइम अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक रेखा का कुछ न कुछ मिनट का अंतर होता है। वह मिनट बताऊंगा कितना अंतर होता है। तो हम क्या किए, भारत के लिए एक निश्चित मतलब बस रख दिए कि अगर एक निश्चित यहाँ पर रख दें कितना पे, 82.5 अंश 5 मिनट, 82 अंश 5 मिनट पे हम क्या किए, इसको फिक्स कर दिए, और इसी जगह से पूरे भारत का समय लिया जाता है, पूरे भारत का समय लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, अक्षांश और देशांतर हमको बताने का बस यही था उद्देश्य कि भारत कहाँ स्थित है। भारत 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट
पूर्वी देशांतर तक स्थित फैला हुआ है। जब भारत फैला हुआ है तो भारत का कोई अंतिम बिंदु भी होगा कि इसके बाद भारत नहीं है, तो सबसे बाहरी बिंदु है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं भारत की। अब सबसे पहले हम इसमें और बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर में ही। ये मेरा क्या है, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में दो भाग बटा होगा, एक होगा सबसे उत्तर वाला बिंदु और दूसरा क्या होगा, सबसे दक्षिण वाला बिंदु। और उसी प्रकार से अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो इसमें भी दो भाग में बटा होगा। कौन सा, एक होगा पश्चिमी बिंदु और एक होगा पूर्वी बिंदु। तो यही जो सबसे उत्तरी बिंदु है यही है 37°6'। और जो दक्षिणी बिंदु, अगर मेन लैंड की हम बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, तो यह इसी जगह स्थित है, केप कमोरियन में। केप कमोरियन मतलब कन्याकुमारी में स्थित है। तो यह कितना है, यह है भैया 8°4' पे। और यह बात करें पश्चिमी बिंदु तो यह कितने पे है, यह टाइम लाइन मतलब पूरब की तरफ बढ़ रहा है। जो जीरो लाइन से कितने पे है पूर्वी बिंदु, यह पूर्वी बिंदु है मेरा कितने पे, 68°7' और से लेकर 97°25' तक। अब हम नक्शे पे भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत कहाँ से कहाँ फैला है और उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या क्या है, उसका अंतिम बिंदु अंतिम छोर क्या क्या है। यह गुजरात का एरिया है। पहले हम बात कर लेते हैं किसका, नॉर्थ और साउथ का। नॉर्थ और साउथ का बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे उत्तर वाला बिंदु है नॉर्थ में जो, वह कहाँ स्थित है, इसकी बात कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये जो भाग है सियाचिन ग्लेशियर है। यह क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। इसी सियाचिन ग्लेशियर पे एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है वह भारत का अविवादित सबसे अंतिम सीमा है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। पहले यह जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब यह किस में आता है, यह लद्दाख में आ गया है। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु का, मेन लैंड का। मेन लैंड, अगर मेन लैंड की बात करें तो यह है क्या, केप कमोरियन। यह कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में सबसे स्थित है। अगर बात करें कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो देखिए इसी भारत का भाग हुआ है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो सबसे जो दक्षिण वाला बिंदु है यह ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में कौन सा है, इंदिरा थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। इसी पे जो बिंदु है क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहीं पे क्या है, यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितने पे स्थित है,
6:45। अगर बात करें कि इससे और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उससे थोड़ी ही दूर पर ग्रेट निकोबार में ही एक बिंदु है पारस पॉइंट। एक बिंदु था क्या? पारस पॉइंट। पारस पॉइंट, एक बिंदु क्या था? पारस पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं किसका? अब सबसे दक्षिण बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु हमको पता चल गया। अब हम किसका बात करेंगे? बात करेंगे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का। पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसी पे स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है भैया किबिथु। किबिथु। किबिथु क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है, मतलब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु, तो यह है गुजरात। क्या है? गुजरात। ये जो है मेरा क्या है? ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं? सर क्रीक। इसी सर क्रीक के पास गुजरात में एक बिंदु है जिसका नाम है गौरमोता। क्या नाम है? गौरमोता। इसको एक नाम से और जानते हैं, वह क्या है? इसको कहते हैं गुहार मोती। गुहार मोती, या कहीं कहीं रहता है मोती गुहार। मोती गुहार। अगर गौरमोता दे रहा है, गौरमोता उसका सबसे शुद्ध नाम है। इसी सर क्रीक के पास गुजरात में, गुजरात का सबसे, गुजरात में जो स्थित है बिंदु गौरमोता, वह क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु है। आगे अब बात करते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर हम और कर लेते हैं। जो ये अंडमान निकोबार की बात हम अगर कर लें, तो अंडमान निकोबार कई भागों में बटा है। जैसे अंडमान बटा है मेरा सबसे पहले उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर बीच में क्या है? मध्य अंडमान। फिर सबसे नीचे क्या है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। उसी तरह से निकोबार भी बटा है, उत्तरी निकोबार, ग्रेट निकोबार। आगे चलते, इसी ग्रेट निकोबार में मेरा जो है इंदिरा पॉइंट और पारस पॉइंट दोनों स्थित है। इंदिरा पॉइंट और पारस पॉइंट दोनों है। अब हम बात कर लेते हैं जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, वह क्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डिग्री चैनल। क्या करता है? 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। अब आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। क्या? भारत के पड़ोसी
देश। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान यह भारत से कितना सीमा बनाता है? यह बनाता है 3323 किलोमीटर। फिर बात करते हैं किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान भी भारत से सीमा बनाता कितना? 106 किलोमीटर। कौन? अफगानिस्तान। फिर इधर बात कर लेते हैं चीन का। चीन भारत के साथ कितना सीमा बनाता है? यह बनाता है 3488, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सीमा यही बनाता है चीन। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है? ये है नेपाल। क्या है? नेपाल। यह भारत के सीमा के साथ कितना सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद करते हैं यहाँ पे है, ये है भूटान। ये क्या है? भूटान। म्यांमार और भूटान जो है यह क्या है? यहाँ पे है सिक्किम, दोनों इसी से अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या है? भूटान। भूटान। भूटान कितना बनाता है सीमा भारत के साथ? 699 या 700 किलोमीटर हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। इधर क्या है? म्यांमार। पुराना नाम वर्मा। यह भारत के साथ कितना सीमा बनाता है? यह बनाता है 1643 किलोमीटर। अब यहाँ बात करते हैं किसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश यही भारत के साथ अपना सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कितना करता है? 4096 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बताओ भारत के साथ तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, तो कौन है तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला? पाकिस्तान। अगर पहला पूछ दिया तो कौन है? बांग्लादेश। पहला पूछ दिया तो बांग्लादेश। अब इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि इनसे के साथ कुछ विवाद होगा। इनके साथ जो रेखा खींची गई है, कौन कौन सी रेखा से अलग है, किस किस लाइन से अलग है, कौन सी बाउंड्री है इनके बीच में, वह देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान की ही बात कर ले रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले ऊपर से आते हैं, बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक लाइन देखेंगे आप, ऐसे खींचा गया है, ऐसे। इसको बोलते हैं LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके किसके बीच में है? लाइन ऑफ कंट्रोल पहले जम्मू कश्मीर और POK के बीच में था। जम्मू कश्मीर और POK के बीच में। लेकिन अब यह हो गया जम्मू कश्मीर ना हो के अब हो गया लद्दाख और POK के बीच में। पहले अब जम्मू कश्मीर क्या हुआ? दो भाग में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो किसके किसके बीच हो गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच हो गया। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। यह रेखा किसके किसके बीच खींचा गया है? POK मतलब कि पाकिस्तान अधिगृहित क्षेत्र, जो पाकिस्तान का अधिग्रहण कश्मीर पे है। पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर, कश्मीर पे जो पाकिस्तान का अधिग्रहण है वह POK और लद्दाख के बीच में। आगे चलते हैं। अब इसके बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींचा, एक लाइन निर्धारित किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ। अगर बोल दे कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा लाइन अलग करता है, तो कौन करता है? रेड
क्लिप करता है, रेड क्लिप करता है। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ विवाद भी हम देख रहे हैं कि इसके बीच में विवाद क्या है। ये देखिए, अगर ये क्या है, ये है कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण, जो कि 90% गुजरात के हिस्से में है और 10% पाकिस्तान कहता है या मेरे हिस्से में है। और उसके बाद क्या है, और इसी पे बात करें तो यह है मेरा क्या, ये है सर क्रीक। ये क्या है, सॉरी, यह है मेरा सर क्रीक। ये क्या है, सर क्रीक है। और इसके बाद अगर यहाँ से हम देखें आगे तो यहाँ पे एक एरिया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या, सर क्रीक। ये सर क्रीप और ये सर क्रीक, सर क्रीक। इस सर क्रीक पे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है, जिसकी की लंबाई 96 किलोमीटर है। यह क्यों विवाद चल रहा है? यह विवाद चलता है क्योंकि भारत यहाँ से सबसे अधिक साल्ट प्रोडक्शन करता है, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन। उसके बाद फिशेस की भी यहाँ पे मार्केट अच्छा है। लेकिन कुछ प्रेजेंट टाइम में पता चला है कि उस सर क्रीक इलाके में पेट्रोलियम पाए जाने की आशंका ज़्यादा है। तब यह क्या किया, अब देखो पाकिस्तान कह रहा है कि सर क्रीक मेरे हिस्से का है और भारत बोल रहा है सर क्रीक, गुजरात बोल रहा है सर क्रीक मेरे हिस्से का है। सर क्रीक मेरे हिस्से का है। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है गुजरात, गुजरात। ये क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंध, सिंध वाला एरिया। ये गुजरात क्या है? भारत। इसी जगह दो रेखा निर्धारित कर दिया गया, जो कि एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान अपना जाके यहाँ पे खींच दिया ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, और इंडिया इसी जगह खींच दिया क्या? रेड लाइन। इंडिया कहता है कि रेड लाइन तक मैं फैला, और इसी दोनों के बीच में स्थित है यही क्या? सर क्रीक। तो यही दोनों के बीच में विवाद चल रहा है कि मेरा है या मेरा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। यह पाकिस्तान की बात कर ली गई। अब हम बात करते हैं चीन का। अब बात कर लेते हैं, पहले चीन का बात ना करते हुए कर लेते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। तो कौन सी है? यह है डुरंड लाइन। कौन सी है? इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा है? डुरंड लाइन ही खींची गई है, डुरंड लाइन खींची गई है। अब बात करते हैं किसका? चीन और भारत की। चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? खींची गई है मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यही पूछता है कि मैक-मोहन रेखा किसको किसको अलग करता है? किसको करता है? भारत और चीन को। भारत और चीन को मैक-मोहन रेखा अलग करता है। अब भारत और चीन का विवाद क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेखा खींचा है
इसके बाद यह चीन अधिगृहित क्षेत्र हो गया है, यह चीन अधिगृहित क्षेत्र हो गया। और इसका नाम है भैया, जो ये रेखा है इसका नाम है LAC या इसको बोलते हैं ICL। LAC का जो फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये ICL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन चाइना लाइन, इंडियन चाइना लाइन, इंडियन चाइना लाइन। तो अगर पूछ देगा कि बताओ चीन अधिगृहित कश्मीर और भारत को क्या अलग करता है, तब कौन करेगा? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और कह दिया चीन और भारत को कौन अलग करता है, तब कौन अलग करेगा? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं म्यांमार। तो म्यांमार की कोई खास बात नहीं है, म्यांमार को बस हमको इतना जानना है कि म्यांमार भारत से लगा है और लगने के साथ साथ यह क्या 1643 किलोमीटर का सीमा साझा अपना करता है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश मेरा कितना सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला अगर कोई देश है तो बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है। तो आगे चलते हैं। यह मेरा जो था कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब जो है क्या हैं? ये सब भारत के स्थलीय सीमा से लगे हैं, भारत के स्थलीय सीमा से लगे हैं। अब आगे हम देखते हैं भारत के जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। यहाँ पे पता होगा कि यहाँ क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। नारियल जैसा आकार है इसका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका, इसका पुराना नाम क्या था? सीलान। क्या था? सीलान। और श्रीलंका को भारत से अलग कौन, यह किससे सीमा से लगा? जलीय सीमा से लगा हुआ है। तो यह किसको कौन अलग करता है इसको? इसको करता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और क्या करता है? इधर कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। यह किस आकार का है? यह आकार है धनुष कोड़ी। कैसी है? धनुष कोड़ी है, धनुष कोड़ी। तो श्रीलंका की बात हम कर लिए। अगर श्रीलंका और भारत को अलग करेगा तो कौन करता है? पाक की खाड़ी या पाक जल संधि भी हम कह सकते हैं, पाक जल संधि। अब एक और इसका जलीय सीमा है, कौन सा है? मालदीव, मालदीव। ये जो मालदीव है यह बना किसका है? यह बना है कोरल, यह बना है कोरल यानी मूंगे का। किसका बना है? मूंगे का। यह अलग किसको करता है? यह अलग करता है, यहाँ पे है लक्षद्वीप। कौन कौन सा है? यहाँ पे है लक्षद्वीप जो कि भारत का हिस्सा है। इसको अलग कौन करता है? करता है 8 डिग्री चैनल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालदीव को भारत से कौन अलग करता है? तो मालदीव को भारत से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वो भी किसको? लक्षद्वीप को, जो कि लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। तो हम सारे सीमा के बारे में बात कर लिए। और जब मैं आपको राजनीतिक भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें भारत की स्थिति
और उसके सारे सीमा के बारे में फिर से बात करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं एक सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर आप बहुत बार नाम सुने, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, कुछ अन्य बातें जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर में देखिए क्या है। अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं तो यह है कराकोरम श्रेणी का, यह क्या है, कराकोरम श्रेणी का अंतिम बिंदु है, का अविवादित अंतिम बिंदु है किसका, भारत का। और इसी कराकोरम श्रेणी में कौन है, साल्टोरो श्रेणी है। इसी श्रेणी का हिस्सा कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। इसका जो पश्चिमी भाग है, सियाचिन ग्लेशियर का जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का जो पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसीलिए पाकिस्तान के सैनिक क्या कर रहे थे, सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की कोशिश किए थे। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला दिया था, जो कि सक्सेस भी हुआ था। और उसी ऑपरेशन मेघदूत के वजह से पाकिस्तान की सैनिक को पीछे हटना पड़ा था। तो ऑपरेशन मेघदूत की बात अभी करेंगे, लेकिन पहले हम सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी नाम है, नुब्रा, या कहीं कहीं निब्रा नदी लिख देता है। कौन सी नदी है, नुब्रा नदी, सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। अब हम बात कर लेते हैं किसका, सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लेते हैं कि जो ये पाकिस्तान का भी हिस्सा है, जो इसका पश्चिमी भाग है, पीओके का हिस्सा है। तो क्या किया पाकिस्तान, क्या किया, सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई कर दिया। तब क्या हुआ, इसी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। कौन चलवाया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी। कब चलवाई थी, 1984 में। अब बात कर लेते हैं कि यह मेघदूत का लीडरशिप कौन किया था। तो मेघदूत का लीडरशिप कौन किया था, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने क्या किया था, इसका लीडरशिप किया था। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, हम पढ़े भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थिति और जो कुछ विवाद के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और उसके बाद पाकिस्तान से विवाद क्या चल रहा था, ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से पाकिस्तान के सैनिक को हटाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। मैंने इसके बारे में बात कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।